नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और शुरुआत एक बड़े सवाल के साथ। कहां है नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी? आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नोएडा से फरार होकर श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड की सीमा में घुसा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस की कई टीमें त्यागी के करीब पहुंच भी गई, लेकिन वो चकमा देकर वहां से भाग गया है। श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में मिली थी। हालांकि वो अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़कर गया था, लेकिन उसके 2 और फोन उसके पास मौजूद है, जिसके जरिए उसने अपने वकील और सहयोगियों से संपर्क किया है। अब पुलिस सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि रविवार को श्रीकांत त्यागी ने 10 बार अपना मोबाइल फोन जो है वो ऑन और ऑफ किया, और यही वजह है कि गौतम बुद्ध नगर की 2 पुलिस टीम हरिद्वार और ऋषिकेश में कैंप कर रही है। ये भी बता दें आपको कि श्रीकांत त्यागी का उत्तराखंड में भी बड़ा कारोबार है। श्रीकांत ने ऋषिकेश और हरिद्वार में आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट और जमीन खरीद रखी है। हाल ही में श्रीकांत त्यागी ने सीएनजी पाइप बिछाने का बड़ा ठेका भी हासिल किया था। श्रीकांत त्यागी के पास और भी ठेके पट्टे का काम उत्तराखंड में है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ आज एक्शन हुआ, बुलडोजर गरजा हुआ नजर आया, अवैध निर्माण जो था उस पर हथौड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल यह था कि त्यागी साहब कहां गायब है? अभी तक उनकी लोकेशन जो लास्ट मिली है वो उत्तराखंड, और इसीलिए टीमें वहां के लिए रवाना कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में वो लोग जो लंबे समय से इससे परेशान थे, आज कार्रवाई होने पर खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन यही सवाल भी बार बार पूछ रहे हैं कि कब होगी गिरफ्तारी? 10 बार त्यागी का फोन जो है वो ऑन और ऑफ हुआ है। अब लोकेशन जो लास्ट उसकी मिली है वो उत्तराखंड की मिली है, आखिरी लोकेशन हरिद्वार के पास मिली। उसके बाद अब यही जानकारी कि उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ रहा होगा, और इसीलिए पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं। पुलिस की कई टीम तलाश में लगातार जुटी हैं। हालांकि महेश शर्मा जो कि सांसद है, उन्होंने डेडलाइन 48 घंटे की दी थी, शाम 5 बजे। आज वो 48 घंटे पूरे हो रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अब देखिए, प्रॉपर्टी इस गालीबाज नेता की कितनी थी आपको बता दें। फ्लैट, जमीन, सीएनजी पाइप लगाने का ठेका, ये प्रॉपर्टी है जो उत्तराखंड में भी इसकी है, और ये कहा जा रहा है कि वहीं पर श्रीकांत त्यागी छिपा हुआ है। सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि किसकी शय पर ये अवैध निर्माण करा रहा था, किसकी शय पर वो इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अभी तमाम सवाल हैं, लेकिन जैसे गिरफ्तारी होगी एक एक करके सारे सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। तो गालीबाज पर गाज, अब वो गिरफ्तार कब होगा, बड़ा सवाल यही है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से पूरा घटनाक्रम जरा दिखा दें। निर्माण अवैध कैसे टूटा, वो 2 बुलडोजर सोसाइटी में पहुंचते हैं और जिसने अवैध निर्माण कर लिया था उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम लोग पूरे खुश नहीं हैं, क्योंकि पुलिस ने नोएडा महेश शर्मा जी और पंकज सिंह जी ने बोला था कि 48 आवर में श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार होगा। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि इतना बड़ा बंदा है कि गुंडे को नहीं पकड़ पा रही पूरी एनसीआर पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस, या तो इसमें क्या है। आई थिंक 48 आवर्स हम लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उसको क्यों भगाया गया? 4:30 बजे वो गया है, रेजिडेंस की आंखों के सामने ही गया होगा। कहां से गया, कैसे गया? अगर गुंडे आ रहे हैं, ऐसे कैसे आ रहे हैं? रेजिडेंस के घर पे चले जाते डायरेक्ट, और गन वन ली होती, शूट कर देते, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? हमारी सेफ्टी नहीं है, अभी भी नहीं है। हम अभी भी ताली बजा के खुश नहीं हो सकते कि हम बुलडोजर आया, ये टूटा, खत्म। नो, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि ये बंदा जब भी सोसाइटी में आता था, इसके साथ 2 पुलिस की जिप्सी, इसके बाउंसर और लोग होते थे, और वो हमेशा हम लोगों को धमकाते थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो हमारे पास, हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना रोज का काम करें और ऐसे लोगों के साथ मुंह में लगे। तो इसे सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने और पेड़ लगाने के लिए जो परसों किया, तब हमारी लेडीज ने जाके उनको रोकने की कोशिश करी और ये सारा मामला शुरू हुआ। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में त्यागी के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। सुबह सुबह पहले हथौड़ा और फावड़ा से अवैध निर्माण को गिराने की कोशिश की गई, और फिर बुलडोजर एक्शन से त्यागी के कब्जे को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन सोसाइटी की महिलाएं अभी इससे खुश नहीं है। जैसे बयान आपने उनके सुने, आरडब्ल्यूए ने जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पुलिस और अथॉरिटी पर कई जिम्मेदारियां बनती थी, वो जिम्मेदारी वो निभा नहीं पाए। उनका ये भी कहना था कि नोएडा के सांसद और विधायक ने 48 घंटे का जो डेडलाइन दिया वो भी खत्म होने को है। अब गिरफ्तारी आखिरकार
कब होगी, ये बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी लड़ाई तो शुरू हुई है, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कल ही 6 संदिग्ध वहां पहुंचते हैं। वहां न सिर्फ वो एंट्री कर लेते हैं, उस महिला के बारे में पूछ रहे थे जिससे त्यागी का विवाद हुआ। अब उसके बाद उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, कई चीजें सामने आ रही है। देखिए, जो सोसाइटी के लोग हैं वो इस बात पर भी खुश नहीं है कि अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है, लेकिन इस बीच सुराग हाथ लग रहे हैं। उत्तराखंड में उसकी लास्ट लोकेशन बताई गई। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में उसकी लास्ट लोकेशन बताई गई थी, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है श्रीकांत त्यागी, क्योंकि लोकेशन लगातार नोएडा पुलिस ये दावा कर रही है। पहले मेरठ में रेड हुई, गुरुग्राम में रेड हुई, उसके अलावा सहारनपुर, उसके अलावा अब उत्तराखंड में उसके छुपे होने की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इन सबके बीच अगर आप ये देखिए तो ये आपको तस्वीरें, सुबह तक हमने ये तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से आलीशान तरीके से ये पूरा अवैध निर्माण वो खड़ा था, जिसको बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जो आगे का हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा हम आपको बैक साइड दिखाते हैं किस तरीके से 2019 से लगातार सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन रसूख इतना था श्रीकांत त्यागी का कि उसका अवैध निर्माण बिल्कुल उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा था, न उसे कोई तोड़ फोड़ रहा था। ये देखिए, ये बैक साइड का हिस्सा है जहां पर जो बकायदा जो नोएडा अथॉरिटी है उसका एक्शन हुआ है। अब हम आपको धीरे से पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर तरफ अवैध निर्माण है और नोएडा अथॉरिटी। अरविंद, एक सेकंड, जरा मैं आपको यहीं पे रोक रही हूँ, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि कोई तहखाना वहां पर मिला है। हालांकि उनके परिवार वालों से बात की गई, उन्होंने कहा स्टोर रूम है, लेकिन वहां पर एक दीवार बनी हुई दिख रही है। मेंटेनेंस वालों पर आरोप लग रहा है कि ये दीवार उन्होंने ही बना दी आनंद फानंद में। उसको लेकर क्या जानकारी? जी मैं आपको बताऊं, जी देखिए अर्पिता, हम आपको उसी जगह पर लेकर चल रहे हैं। हालांकि इसे तहखाना कहा जा रहा था, लेकिन तहखाना नहीं है, बेसमेंट है। काफी अंदर जाकर यहाँ पर भी अथॉरिटी का एक्शन हुआ है। काफी अंधेरा यहाँ पर है, लेकिन हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको वो हिस्सा दिखाया जहां पर अथॉरिटी का एक्शन हुआ था। यहाँ पर भी काफी तोड़फोड़ हुई थी। जो त्यागी का यहीं पर एक ठिकाना है, यहाँ पर वो हम गार्ड की मदद से ले जाने की कोशिश करते हैं। इस इलाके में भी उसने अवैध निर्माण अर्पिता करवाया हुआ था और यहाँ पर भी एक्शन चला है। तो इस जगहों पर एक्शन चला है। ये देखिए, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है अथॉरिटी की तरफ से। ये देखिए, ये जो हिस्सा है इस जगह पर अवैध निर्माण था। चूंकि काफी यहाँ अंधेरा, इसलिए यहाँ पर तोड़फोड़ है। ऊपर से नीचे हर तरफ अवैध निर्माण किया था। शिकायत जाती थी, सूत्र तो ये भी बताते हैं कि अथॉरिटी ने भी। अरविंद, ये रास्ता है उसने अपने ही फ्लैट से बना लिया था क्या नीचे पार्किंग तक जाने के लिए? तस्वीरें पहले भेजी थी, लेकिन ये दूसरा रास्ता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस रास्ते से ये जो बेसमेंट की तरफ रास्ता जाता है, बेसमेंट से अंदर जाकर उसने अवैध निर्माण किया था। एक जो रास्ता है वो उसके खुद के फ्लैट से होकर जाता है अर्पिता। वहां पर भी वहां पर भी अंदर जाने पर बेसमेंट है, जहां पर उसने अवैध निर्माण के जरिए एक बकायदा एक कहे तो एक फ्लोर बनवा लिया है जिसमें लोग रहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। लेकिन सवाल वही है कि वो अथॉरिटी जो अब एक्शन में आई है, 2019 के बाद एक्शन में क्यों नहीं आई? और यही ठीक है, देखिए ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि वो तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर जो अवैध निर्माण है उनको जाकर तोड़ा गया है। श्रीकांत त्यागी के मामले में लखनऊ पुलिस भी जांच कर रही है। पुलिस गोमती नगर स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट में पूछताछ करने पहुंची। और आपको ये भी बता दें कि वहां श्रीकांत त्यागी ग्रीनवुड अपार्टमेंट में रहता था। तो आपको बता दें, लगातार वो ठिकाने जहां पर वो छुपा हो सकता है वहां पर भी तलाश की जा रही है। फरार श्रीकांत त्यागी पर अब शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी भी इसको लेकर सख्त है। बकायदा ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उनका बयान भी आया कि जो भी गुनहगार होगा कानून सब पर बराबर से कार्रवाई करेगी। लेकिन आज कार्रवाई होती, गिरफ्तारी होती, उससे पहले एक अलग कार्रवाई, जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ दिया गया। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये जो जगह जहां जो अपार्टमेंट जहां पर पुलिस पहुंची, वहां पर क्या जानकारी मिली? कब वो आया था लास्ट और कहां वो फरार हो सकता है?
देखिए अमृता, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी फरार है, लगातार पुलिस जो है उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर वो रेड भी कर रही है। यही लखनऊ में ग्रीनवुड अपार्टमेंट पर लखनऊ पुलिस पहुंची थी यहाँ पर गोमती नगर की, और उसने यहाँ के मैनेजर से, यहाँ के गार्ड से और फ्लैट संख्या यानी कि वो यहाँ पर जो एच ब्लॉक है उसके 207 में रहता था और वहां पर पूछताछ की है। हालांकि लखनऊ पुलिस भी लगातार मॉनिटर कर रही थी जो भी ठिकाने उसके हैं उसको कहीं ना कहीं पे कैच किया जाए। हालांकि जानकारी मिली है कि वो यहाँ पर पहले रहता था और जब आता था तो अपने गलत साथ में रहते थे, इसके काफी लौ लश्कर के साथ चलता था और यहाँ पर आता था, लेकिन अभी हाल ही में वो यहाँ नहीं पहुंचा है। लेकिन पुलिस ने अपना काम करते हुए यहाँ के मैनेजर और उससे सारा डेटा शीट निकलवाया, उससे पूछताछ की है और कब कब उसका आना जाना हुआ, 207 में कौन कौन आता है, इन सभी मामलों को पूरी जानकारी की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कई ठिकानों पर श्रीकांत त्यागी जहाँ जहाँ रहता है वहां पर जाकर पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है, इसको चेक कर रही है और इसी क्रम में इस लखनऊ की जो गोमती नगर स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट है वहां पर भी पुलिस पहुंची थी और सुबह से ही गार्ड्स को उन्होंने अपने पास बुलाया और मैनेजर्स को बुलाया और उनसे सबसे एक एक करके जानकारी ठीक है। देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि आज एक तरफ जहां बुलडोजर पर एक्शन हुआ, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग अपार्टमेंट जो उसके और थे वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंच रही है और इन सब के बीच जो सांसद है महेश शर्मा, उनका भी बयान सामने आया, सुनवाते हैं आपको। ये विश्वास कर लीजिएगा कि ये दर्द हमारे लिए शर्म की बात है और जिस तरह का व्यवहार उसने किया है ये व्यवहार पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। एक सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी हैं और मैंने पुलिसकर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखचों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है और उस पर जांच होगी और उस पर सख्त कार्रवाई होगी, जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो। सर, यहाँ के लोग चाहते हैं कि 48 घंटे में जो श्रीकांत त्यागी है वो जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन का समय है, कल तक के समय में हम देखें। चलो गृह सचिव से बातचीत हुई है, क्या कुछ सचिव जी से हमने उनको अवगत करा दिया सारी स्थिति के बारे में। ठीक, अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। अरविंद, 7 पुलिस टीमें तैयार की गई, लखनऊ से भी निर्देश और आदेश आ गए, लेकिन अभी तक त्यागी फरार है। जी बिल्कुल, अभी तक त्यागी फरार है और जो नोएडा पुलिस के कमिश्नर है, जब हमने उनसे सुबह बात की थी तो उनका कहना है कि जो त्यागी है वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक शातिर अपराधी की तरह बिहेव कर रहा है श्रीकांत त्यागी। उसको गिरफ्तार करने के लिए मेरठ में, गुरुग्राम में, सहारनपुर में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में उसके कई ठिकानों पर रेड की गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है और उत्तराखंड में भी उसकी लोकेशन होने की जानकारी मिली, वहां पर भी पुलिस की टीम गई, वहां पर भी वो अब मिल नहीं सका है नोएडा पुलिस को। तो ये स्थिति है फिलहाल। हालांकि आपको बताऊं, नोएडा पुलिस ने पहले दावा किया था कि हम 48 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे, लेकिन आज नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक सिंह ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। सवाल यही है कि श्रीकांत त्यागी आखिर कहाँ गया। नोएडा से लेकर लखनऊ तक, उत्तराखंड तक रेड हो चुकी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी अंडरग्राउंड हो चुका है। उसकी लास्ट लोकेशन जब मोबाइल के जरिए उसकी लोकेशन जानने की कोशिश की गई थी तो नोएडा के सेक्टर 12 की मिली थी, उसके बाद से वो लापता है। आखिर सवाल यही है कि पूरा अब ये मामला चूंकि इतना अर्पिता हाईलाइट हो चुका है, नोएडा पुलिस की 7 से 8 टीमें लगी हैं, अब तो लखनऊ तक ये मामला चल गया है, तो ऐसे में कई सीनियर अफसर, कई बड़े अधिकारी लग चुके हैं, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। और इसी को लेकर जो सोसाइटी के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। उनसे हमने बातचीत की थी, उनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए, नोएडा पुलिस उसे हर हाल में गिरफ्तार करे। पूरा घटनाक्रम भी जल्दी से एक बार दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि गालीबाज नेता जो है वो कैसे महिला को धमका रहा था, उस पर गुस्सा निकाल रहा था और सांसद महोदय पुलिस पर कैसे बरसे, ये आपको दिखा देते हैं। जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूं मैं। अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं, 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से, मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। सर, एफआईआर अभी
पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में है। अवनीश अवस्थी जी देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। तेरे पति को जानते हो, बनिए समझी। अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को। ये मेरी प्राइवेसी से किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की, मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जब वहाँ चले गए ऐसे वरना राजवीर से ध्यान रखना। तुम चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल जो है लीगल वो होगा, लीगल कुछ ना कर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। और अब आपको सुनवा देते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। उन सबने खास बातचीत की है इस मसले पर, सुनिए। उत्तर प्रदेश में नोएडा के श्रीकांत त्यागी को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का श्रीकांत त्यागी को लेकर? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किरकिरी का सबब? देखिए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ सभी पहलुओं पर गंभीरता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कहीं भी लाइन ऑर्डर के लिए जो भी चुनौती बने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। हम जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, क्या श्रीकांत त्यागी इतनी बड़ी पहेली बन गया कि 60 टीमें लगाई गई और 48 घंटे से चल रहा है? पुलिस अधिकारियों को कल ही रात में निर्देश दिए गए, किसी भी स्थिति में उन्हें अरेस्ट करके और वांछित धाराओं में जेल भेजें। कोई दूसरा व्यक्ति, सवाल उठ रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके ऊपर गैंगस्टर एनएसए। आप देख रहे हैं, समय बीतने दीजिए, सारी कार्रवाई होगी। जो भी भारतीय दंड संहिता में उपलब्ध धाराएं हैं और जो मुकदमे की गंभीरता है और जो गलत कार्य हुआ है उसके खिलाफ पूरी तरह से सरकार संवेदनशीलता के साथ संज्ञान में लेकर आगे बढ़ रही है। हम अपराधी को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि श्रीकांत त्यागी को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कानून के समझ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। अरविंद हमारे साथ लगातार मौजूद है। अरविंद, कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, किसकी शय पर वो इतने अथॉरिटी में उसने वहां पर इतने फ्लैट अपने जगहों पर अवैध निर्माण कर लिया, किसकी शय थी? अभी भी आप देखिए अलग अलग जगहों पर इसको ठेके मिल जाते हैं, शय किसकी लग रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, अपने आप को वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताता था और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी खंगालें तो ऐसा ही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने आकर सीधे सीधे बोल दिया था और किनारा कर लिया था कि बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पर उसने अपना रसूख बना रखा था। नोएडा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 2019 में जो शिकायत दी थी इस सोसाइटी के लोगों ने, सोसाइटी दिखाइए रितेश, ये जो सोसाइटी है काफी बड़ी सोसाइटी है और यहाँ जो त्यागी का अवैध ये इंक्रोचमेंट जो ढाया गया है, लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 2019 से लगातार शिकायत की जा रही थी। न सिर्फ अवैध निर्माण की बल्कि गुंडई देखिए कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता था, बिजली का जो बिल है श्रीकांत त्यागी वो भी नहीं देता था और कोई मांगता था तो धमकाता था। तो इस स्तर का वो रसूख था, लोग काफी भयभीत रहते थे सोसाइटी में और शायद यही वजह है कि जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा और बुलडोजर का एक्शन हुआ तो यहाँ मौजूद महिलाएं तालियां बजाने लगी। हमने उन महिलाओं से बातचीत की है तो रसूख तो पुलिस में भी श्रीकांत त्यागी का था और नोएडा अथॉरिटी में भी था। शायद यही वजह है कि 2019 से लगातार यानी अरविंद, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जब वहां बुलडोजर चला तो स्थानीय लोग, यानी जहां वहां जो लोग रह रहे हैं वो कितने खुश हुए, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो सबसे बड़ी लड़ाई सोसाइटी के लोगों ने लड़ी है। कुछ महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो एक्शन हो रहा है इस पर आपका कैसा लगा? हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न है योगी जी के सेक्शन पे। ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। आप क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा हुआ, जो भी है लेट हुए हैं। अगर ये पहले सोए हुए बंदे पहले जाके इसको हटा देते तो इतना दंगा नहीं होता। उसने तो अंत चुका हुआ इसका। योगी जी एक नंबर का गुंडा, योगी जी कह रही हूँ, ये त्यागी एक नंबर का गुंडा है। अच्छा, इसके घर को भी सील कर देना चाहिए और यहाँ से इसको रिमूव करना चाहिए। हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है, आप अगर शाम को देखें इतने ग्रुप बने हुए हैं, सब मजे से रहते हैं। इसने इतना गंद डाला है तो हम सब लोग इकट्ठे ही जमा। आप क्या कहेंगे मैम? सर, हम बहुत खुश हैं, देर है पर अंधेर नहीं और अति का अंत हुआ।
अति का अंत होगा। तो देखिए ये तमाम महिलाएं हैं सोसाइटी की जो काफी परेशान थी। आप क्या कहेंगी मैम, ये जो बुलडोजर चला? बहुत अच्छा एक्शन है योगी जी का और बस हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। मैम आप क्या कहेंगी इस एक्शन पर, आपका क्या कहना है? मैंने अपने एक्शन आपको बता ही दिए थे कि हाँ खुशी है, बहुत शांति मिल गई है सोसाइटी में। इतने लोगों से इतना कुछ हुआ, 2-3 दिन में इतना प्रेशर था, इतनी परेशानी थी, इतना वो लड़की सफर करा उस लड़की ने, आज बहुत रिलीफ है, बहुत बड़ा एक्शन है। श्रीकांत त्यागी का काफी गुंडागर्दी ऐसे नहीं, पर हाँ इसी तरीके की हरकतें, जैसे किसी ने अगर उसके बच्चे को कुछ कह दिया तो उसकी पिटाई कर देना, इस तरीके की दबंगई उसकी चलती थी। मेंटेनेंस में बिजली का बिल नहीं देना, ये सब चीजें चलती रहती थी जो कि बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं आती थी। लेकिन हाँ इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि उसने एक महिला को इतने गंदे गंदे अभद्र लैंग्वेज शब्द बोले हैं, तो वो आप पानी सिर से ऊपर उठ चुका था। तो अब ये सब होना था और हो गया, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये तमाम महिलाएं जरा सोसाइटी की आप दिखाएं, यहाँ तमाम महिलाएं इकट्ठा हैं और इन सभी ने एक साथ मोर्चा खोला है और शायद इन्हीं के मोर्चा खोलने का असर है कि 2019 से लगातार शिकायत दी जा रही थी और 2022 में आखिरकार जो श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला, हथौड़े बरसाए गए। नोएडा से उत्तराखंड तक पुलिस भी हरकत में आ गई। 3 दिन से फरार गालीबाज नेता उत्तराखंड में छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग निकला। तेरे पति को भी जानते हो, बढ़िया समझी, अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। तेरे पति को भी जानते हो, बढ़िया समझी, अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। आखिरकार गालीबाज नेता एक्शन की जद में आ ही गया। आखिरकार दबंग नेता के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चल ही गया। आखिरकार बेगैरत नेता के घर तक बुलडोजर पहुंच ही गया। जिस गालीबाज नेता की तलाश नोएडा की पुलिस 3 दिन से कर रही है, उस तक एक्शन पहुंच गया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अवैध तौर पर बना पार्ट को ढहा दिया गया। आज सुबह सुबह ही नोएडा अथॉरिटी का एक्शन शुरू हुआ। पहले हथौड़े से अवैध निर्माण तोड़ा गया और फिर बुलडोजर ने बाकी काम को अंजाम दिया। हर एक अवैध कब्जों को तोड़ा गया, फिर चाहे घर के आगे बना बरामदा हो या फिर घेर कर बनाया गया पार्क। देखिए, और ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है। और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को मैसेज देने की कोशिश की है। तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है क्योंकि मैनुअली अगर मजदूर लगते तो शायद शाम लग जाती। ऐसे में बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है। और फिलहाल भी बुलडोजर, अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये लकड़ी के जो तमाम मोटे मोटे आलीशान काफी महंगे ये मिलते हैं, मैं आपको बताऊं। और इसी लकड़ी के कट्ठे से ये जो पूरा एक तरीके से कहें जो छत थी वो छत तोड़ दी गई है। नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा था और नेता से तरह सोसाइटी के लोग तालियां बजा रहे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न है योगी जी के सेक्शन पे। ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। आप क्या कहेंगी मैम? बहुत अच्छा हुआ, जो भी है लेट हुए हैं। अगर ये पहले सोए हुए बंदे पहले जाके इसको हटा देते तो इतना दंगा नहीं होता। आप क्या कहेंगे मैम? सर हम बहुत खुश है, देर है पर अंधेर नहीं, और अति का अंत हुआ। अति का अंत होगा। गालीबाज नेता के खिलाफ सोसाइटी के लोगों को पहले भी शिकायत थी। अवैध निर्माण से लेकर दादागिरी तक की शिकायत थी, लेकिन उसके रसूख के आगे सारी शिकायत धरी की धरी रह गई। अब पीड़ित महिला के डटने से श्रीकांत त्यागी का गुरूर खत्म हो गया। तमाम महिलाएं हैं सोसाइटी की जो काफी परेशान थी। आप क्या कहेंगी मैम, ये जो बुलडोजर चला? बहुत अच्छा एक्शन है योगी जी का और बस हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं।
मैम आप क्या कहेंगी इस एक्शन पर, आपका क्या कहना है? मैंने अपने एक्शन आपको बता ही दिए थे कि हाँ खुशी है, बहुत शांति मिल गई है सोसाइटी में। इतना कुछ हुआ 2-3 दिन में, इतना प्रेशर था, इतनी परेशानी थी, इतना वो लड़की सफर करा उस लड़की ने, आज बहुत रिलीफ है, बहुत बड़ा एक्शन है। श्रीकांत त्यागी को गुंडागर्दी ऐसे नहीं, पर हाँ इसी तरीके की हरकतें, जैसे किसी ने अगर उसके बच्चे को कुछ कह दिया तो उसकी पिटाई कर देना, इस तरीके की दबंगई उसकी चलती थी। मेंटेनेंस में बिजली का बिल नहीं देना, ये सब चीजें चलती रहती थी जो कि बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं आती थी। लेकिन हाँ इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उसने एक महिला को इतने गंदे अभद्र लैंग्वेज शब्द बोले हैं, तो वो आप पानी सिर से ऊपर उठ चुका था। तो अब ये सब होना था और हो गया, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा। गालीबाज नेता श्रीकांत के घर पर एक्शन हो गया। बिहार के सियासी उथल पुथल की खबर अटकलें क्योंकि तेज है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। अगले 1-2 दिन में जेडीयू कर सकती है इसकी घोषणा, ये भी खबर सामने आ रही है। और ये भी खबर कि बिहार में आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी है। आरजेडी ने कल पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई, तो जेडीयू भी अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से आज शाम तक पटना पहुंचने को कह दिया है। अब संभवतः कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल हो। कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व से बात की है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीधी बातचीत हुई है। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही, क्योंकि ये नाराजगी तो अब दिखने भी लग गई थी बीजेपी की और जेडीयू की, जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप जेडीयू के ही तरफ से जांच में सामने आया, जिस पर उनको नोटिस दिया गया था कि आप इस पर जवाब दीजिए, और उसके बाद उन्होंने दे दिया था इस्तीफा। अब सियासी घमासान तेज होते नजर आ रहा है। हालांकि जेडीयू के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि बड़ी साजिश हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ लड़ी गई है, रची गई है, और अब हम उसका खुलासा करेंगे वक्त आने पर। पता नहीं कहां से आप लोग इस तरह की चर्चा, हम लोग कैसे ला देंगे? आप लोग जो कह रहे हैं उसी को हम लोग दिखा रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कभी ऐसी बात हम लोगों ने नहीं कही है। जो बात हम लोगों ने कही ही नहीं, उस पर फिर यह कहना कि आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं। जैसे बात आई ना, आपका गठबंधन आज से नहीं है, बीजेपी से 96 से चल रहा है, बीच में टूटा था जरूर। लेकिन आप कहिएगा कि 2024 में हम साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये काल्पनिक सवाल है, तो लोग सोचेगा ना, कुछ तो सोचेगा कि भाई क्या बात हो गई आज। अब सोचने वाले क्या सोचेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है। कब तक चलेगा मामला? अब कब तक चलेगा ये, अब कोई भविष्यवक्ता तो हम है नहीं। वही उसी बात को पहले तो ऐसा नहीं बोला करते थे आपने। नहीं, आज तो चल रहा है, आज चल रहा है 24 तक 25 तक। देखिए, भविष्य कोई नहीं बता सकता। हाँ, वर्तमान आज है, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि गठबंधन हमारा है, चल रहा है। लेकिन आपका गठबंधन है जरूर, लेकिन आपका जो रवैया है वो विपक्ष के प्रति, आरजेडी के प्रति वो नरम है, आरजेडी का आपके प्रति नरम है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम का जो ये तो दिख रहा है ना। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस पक्ष और विपक्ष की कल्पना की थी, उसके हिसाब से अगर चीजों को चलना चाहिए तो यही नॉर्म्स है। विपक्ष का यह काम नहीं है कि सरकार कुछ भी करे तो विरोध करना। सरकार अच्छा काम करे तो विपक्ष के लोगों को समर्थन करना चाहिए। विपक्ष भी अगर किसी विशेष एजेंडा को, जो जनता का एजेंडा है, उसको उठाता है, तो सरकार को भी खामखा डंडा नहीं चलाना। तो आरजेडी तो आप पर नहीं करता है, बीजेपी पर तो अटैक करता है, वो भी तो सरकार। देखिए, कौन किसके ऊपर अटैक करता है वो तो अलग, संविधान सबके लिए बराबर। हाँ, तो ठीक है, उसमें पार्टी अलग अलग पार्टी है, तो अपना अपना कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, लेकिन ये जो बुलाया जा रहा है विधायक दल की बैठक, सांसदों की बैठक, आप भी बुला रहे हैं, आरजेडी भी, लेफ्ट पार्टी भी, कांग्रेस भी, ये सारे महागठबंधन जो पुराने थे आपके, वो साथ में आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं तो ये बात होगी ना कि कुछ तो पक रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, अब आप लोगों की मर्जी क्या अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। क्यों ऐसी बात हो रही है? क्या आपको क्या लगा है? आपको क्या लगा? हो क्या रहा है कि ऐसी बात हो रही? हो तो कुछ नहीं रहा है, वो तो कुछ नहीं रहा है। आप लोग पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं। बोल रहा है लोग कि सावन में ही आप लोग गठबंधन बदल लेंगे, मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही सावन में। कौन बोल रहा है ये बात?
पूरा चर्चा है, पूरा अब चर्चा का क्या मतलब? चौराहे पे कोई चर्चा होती है तो उसको हम अपने एजेंडा बना लें। अब लोग की मर्जी, चर्चा करने वाले अब कैसे चर्चा करते वही जानेंगे ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। कहाँ से मतलब धुआं कहाँ से उठा? अब ये तो अब आग कहाँ है इसका स्रोत पता कीजिए। हम लोग को तो ना आग दिख रही है ना धुआं दिख रहा है। आप बताइए कि चिराग मॉडल की जो बात हुई, चाहे वो आरसीपी सिंह की बात हुई, वो तो ये दर्शाता है ना कहीं बीजेपी को लेकर आपके मन में तलखी है। आप ये मानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपके साथ षड्यंत्र हुआ? भैया वो कुछ भी हुआ तो 2020 में, कोई अचानक से तो हुआ नहीं। तो उन चीजों पर हमारी नजर है। मामला बीच में आ गया आरसीपी सिंह जी वाला, तो उनकी भूमिका जितनी जानकारी थी कि पार्टी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं वो, उससे ज्यादा यहाँ पर जो दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है और एनडीए में ऑल इज वेल है। लेकिन समीकरण क्या कहते हैं वो हम आपको दिखा दें, आंकड़े क्या कहते हैं, क्या स्थिति बनती और बिगड़ती दिख सकती है, क्योंकि सपोर्ट यहां पर कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी का चाहिए होगा। लेकिन उसमें भी सवाल यह है कि आप किस तरीके से तालमेल बैठाएंगे, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश ही रहेंगे और क्या वाकई कोई बदलाव होने वाला है जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको जल्दी से बिहार विधानसभा की सीटों का समीकरण समझा दें। आरजेडी के पास 89, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 है विधायक। और इसी के साथ साथ किस तरीके से इस सीटों का समीकरण बदल सकता है, क्योंकि नाराजगी यहां पर जेडीयू और बीजेपी की खुलकर सामने आ रही है। जेडीयू की तरफ से ये बहिष्कार भी कर दिया गया, कैबिनेट में शामिल भी नहीं होने वाली है जेडीयू, उसने भी साफ तौर पर कह दिया। तो संकेत दिखने शुरू हो गए हैं, विधायकों को बुलाया जा रहा है और ये काम न सिर्फ जेडीयू की तरफ से हो रहा है, ये काम आरजेडी की तरफ से भी, ये काम कांग्रेस की तरफ से ही, इसलिए कयास लगाया। जब देखिए बहुमत के लिए चाहिए 122, जेडीयू के पास कितने 45, आरजेडी के पास है 79 और कुल सीट हो गई 124। तो अगर ये दो लोग आ जाते हैं साथ में तो भी समीकरण बन सकता है, बहुमत का आंकड़ा जो है वो जुटा सकते हैं। अब चिराग पासवान से भी हमने इस मुद्दे पर बात की, वो क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति को समझते और जानते हुए, सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं चिराग। कल जेडीयू की तरफ से चिराग मॉडल का जिक्र किया गया और कहा गया कि चिराग मॉडल का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को समाप्त करने के लिए। भाई चिराग मॉडल है क्या, पहले तो बताए ना। पहले मुख्यमंत्री जी की पार्टी ये बताए कि चिराग मॉडल है क्या और किसने तैयार किया था चिराग मॉडल को। भाई किसके ऊपर आप खुल के बोलिए ना, किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। भाई चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी अगर आप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो बिहार की जनता आज की तारीख में इतनी मूर्ख नहीं है। क्या चिराग मॉडल उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे? हाँ, पर वो उनको कोई डेंट नहीं पहुंचा पाए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जनता का समर्थन उनको इस तरीके से नहीं मिला। तो आज वो उनके साथ बैठे हैं, ठीक है। ललन जी ने, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ नहीं कहा था। भैया पेट में दांत होते हम लोग को तो पता भी नहीं था कि भाई ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ना। और आज वही लोग उनके संरक्षक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को किसी मॉडल से बचना है या डरने की जरूरत है तो विनाश के उन मॉडलों से बचे जो उनके लिए, उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड अब यूनाइटेड नहीं रही है और ऐसे में खबर आ रही है कि महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार 1-2 दिनों के अंदर। बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड अब तो डिवाइडेड तो हो ही गई है। आरसीपी जी जो रीढ़ की हड्डी थे जनता दल यूनाइटेड की, वो अलग तो हुए ही हैं और महागठबंधन के साथ भैया पहले भी जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी पुनः पलटी मारे, इसमें कोई आश्चर्य किसी को होना नहीं चाहिए। और उसकी रूपरेखा, उसकी स्क्रिप्टिंग तो लंबे समय से शुरू हो ही चुकी है ना। क्यों नहीं गए नीति आयोग की बैठक में? यहाँ पर विशेष राज के दर्जे की मांग करेंगे, झुंझुना लोगों को दिखाएंगे। प्रधानमंत्री पटना आएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करेंगे। भैया जो औपचारिक प्लेटफॉर्म है, जो फोरम है इन बातों को रखने का, जाइए ना वहां पे मांग कीजिए। वहां पर जाते विरोध कर आते कि भैया आप विशेष राज का दर्जा नहीं दे रहे, पर जो औपचारिक फोरम है उस पर आप जाएंगे नहीं। भैया प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप बिहार की जनता को धोखा देने लग गए हैं। कब समझेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? कंस और देवकी का भी आप जिक्र कर रहे थे क्या? बिल्कुल, मैंने जिक्र किया। जिस तरीके से महामना कंस ने जिस तरीके से एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया, क्यों वध किया? खुद को बचाने के लिए ना। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इतिहास देख लीजिए। जॉर्ज साहब से लेकर शरद यादव जी से लेकर प्रशांत किशोर जी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी तक, अब आरसीपी सिंह जी तक, किसका नहीं ये वध कर रहे हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए गठबंधन तक का ये वध करते हैं। एनडीए छोड़कर महागठबंधन में क्यों गए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में क्यों आए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वापस महागठबंधन में क्यों जाएंगे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए।
क्या आपको लगता है अभी भी आरजेडी जो है जंगल राज का प्रतीक है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या जंगल राज की मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है। ये अरे जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भैया मेरी उम्र के युवा को नहीं फर्क पड़ता 15 साल पहले का बिहार कैसा था। इन 15 सालों में आपने बिहार को क्या दिया मुख्यमंत्री जी, ये बताएं। 15 साल पहले का रोना नहीं रोए, ये बताएं कि इन 15 सालों में आपने विकास की रेखा की बात करते हैं। भैया बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, कौन सी विकास की रेखा? अपराध जहां पर विकास की चरम सीमा पर हो वो आपकी विकास की रेखा है, या भ्रष्टाचार जहां पर चरम सीमा पर हो वो विकास की? पलटी क्यों मारते हैं? कुर्सी बचाने के लिए। भैया ये तो सबको पता है, किसी आम बिहारी से भी पूछेंगे तो भी रोहित वो इसी बात का जवाब देंगे, सत्ता कुर्सी बचाने के लिए। तो जेडीयू की भी प्रक्रिया हमने आपको दिखा दी और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा दिया, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बिहार के लिए सही होगा वही करेंगे। बिहार के सियासी उथल पथल पर आरजेडी का ये बयान सामने आया और ये कहा जा रहा है कि जो बिहार के लिए सही होगा वही करेंगे। मनोज झा ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं बिहार में, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है जेडीयू के नेताओं की तरफ से कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, वक्त पर खुलासा करेंगे। क्या 2 से 3 दिन बाद कोई वक्त आ सकता है? हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता, और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। अब आरजेडी का भी बयान सामने आ गया है। बीजेपी की तरफ से अभी भी ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक बा, लेकिन यहां कांग्रेस की तरफ से जरूर कह दिया गया कि नीतीश को मोहरा बनाया गया और अब बीजेपी वाले उनकी कब्र खोद रहे हैं। ये अफवाहों का बाजार गर्म है, ये खिचड़ी पकने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी पर, ऐसे खिचड़ी पर विश्वास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव और एनडीए और बिहार के विकास के लिए क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा? हर तरह से कुर्बानी दिया है। हम कुर्बानी दे करके इस एनडीए को बचाए हैं, आगे भी बचाएंगे। लेकिन मेरा ये मत है कि बिहार के जो नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आगे भी हम इस गठबंधन धर्म के माध्यम से एनडीए को इंटैक्ट रखे हैं, रखेंगे। उसमें किसी प्रकार का, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहता है वो बेबुनियाद है, गलत है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। नीतीश कुमार जी भले इंसान है, मेरे मानने में वो इनके जासे में आ गए। जब बीजेपी को जरूरत थी तब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार जी का कास्ट कॉम्बिनेशन, उस सब को यूज कर लिया और फिर नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया। अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। ये भाजपा का मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा। ये बीजेपी का चाल चलन और चरित्र है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सवाल अब यही गहराता जा रहा है कि बिहार में क्या यहाँ पर जो एनडीए के बीच सब सही चल रहा है, या नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि 2 से 3 दिन में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? नीतीश कुमार ने भी अपने सांसदों की, विधायकों की एमएलसी की बैठक बुलाई है। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी उस बैठक में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी बैठक बुलाई जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी बैठक बुलाई जा रही है। तो तमाम अब ये कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर जो है। ठीक है हिमांशु, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। आपकी आवाज थोड़ी ठीक ढंग से नहीं आ रही, लेकिन देखिए बिहार में पूरा सियासी बवाल मचा हुआ है। हम निगेटिव पॉलिटिक्स वाले आदमी नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव पर रहते हैं। हमेशा हमारा है कि भाई देखिए वैसे हमारा बिहार इतना पिछड़ गया, हम लोग कैसे जो है बिहार को आगे लेकर के चलें, कहां से कहां और प्रदेश चला गया जी, और हम लोग घूम फिर करके यहीं पर आ जाते हैं। हर एक पार्टी में, कोई पार्टी नहीं है देश में जहां गुटबाजी नहीं होती, लेकिन एजेंडा होता है उस पर चला जाता है। और यहाँ क्या होता है, घूम फिर करके 60 के दशक का एजेंडा, 70 का दशक का एजेंडा वही चलाते रहते हैं। कैसे बिहार में उद्यमिता का विकास हो, कैसे यहाँ के लोग उद्यमी बने, कैसे यहाँ और ज्यादा लोग यहाँ कल कारखाने खुले, कुछ होता है इस पर?
कि यह वह व्यक्ति के मुंह से ये सब बात निकल रहा है जिस पर लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, सब कुछ उनके हवाले सुपुर्द कर दिया, उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। कौन जानता था उनको राजनीति में, लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। लेकिन वह आदमी भी किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं।